गैरसैंण में मुख्यमंत्री धामी ने लिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। 50 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल का भी लिया जायजा। स्वास्थ्य सचिव के साथ में रहे मौजूद। विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 21 से 36 घंटे मिनट तक चली सदन की कार्यवाही। सदन में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के खिलाफ प्रदर्शन। अभद्रता को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों का फूका पुतला। प्रदेश में बढ़ा इन्फ्लुएंजा का खतरा। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। दून अस्पताल में दुरुस्त की गई व्यवस्था। मरीजों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे गैरसैंण से, जहां सीएम धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने निर्माणाधीन 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही देहरादून वापसी से पहले सीएम धामी ने ये निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। देहरादून वापसी से पहले सीएम धामी ने निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और इसके साथ ही जिला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और डॉक्टरों से बातचीत की सीएम धामी ने। इसके साथ ही मरीजों से भी बातचीत की। सीएम धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने निरीक्षण किया, कुछ दिशा निर्देश सीएम ने दिए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आज मुख्यमंत्री सुबह देहरादून पहुंचने से पहले वहां पर उसका औचक निरीक्षण उन्होंने वहां पर किया था। यहाँ पे तमाम मरीजों से उन्होंने बातचीत की है कि किस तरीके से वहां पर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें अगर आ रही है तो क्या कुछ दिक्कतें उन्हें एक तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रही हैं। तो उन तमाम चीजों के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है और साथ ही साथ गैरसैंण में जो 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है उसका भी प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इस जो हॉस्पिटल है 50 बेड का जो बन रहा है उसमें गुणवत्ता के साथ ही अत्याधुनिक मशीन के साथ ही एक तरीके से तमाम जो व्यवस्था है वो की जाए और जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो पूरा किया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और भी अन्य जानकारी मुख्यमंत्री तरफ से ली गई है, क्योंकि मरीजों के साथ जब मुख्यमंत्री ने बातचीत की तो उससे भी जाना कि किस तरीके से उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना अटल आयुष्मान योजना है उसका क्या कुछ उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, क्या वाकई जो हॉस्पिटल है वो इस तरह की योजनाओं का लाभ उन्हें दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है और कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री समय समय पर इस तरीके के औचक निरीक्षण जो है तमाम जगहों पर करते रहते हैं। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गैरसैंण में वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने औचक निरीक्षण करने के साथ ही मरीजों से बातचीत करी और तमाम जो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश के अधिकारी को दिए। बिल्कुल आकाश, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक प्राथमिकता भी है सीएम के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके में सड़क हादसे ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से जब अस्पताल ले जाया जाता था तो ना मशीनें होती थी, ना डॉक्टर्स उपलब्ध हो पाते थे और इसको लेकर के सीएम धामी ने ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है और यही वजह कि लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैदान का रुख करना पड़ता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो गढ़वाल के तो गैरसैंण या चमोली के लोगों को जो है श्रीनगर बेस अस्पताल में जो है आना पड़ता था। लेकिन कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि गाँव में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, उसको किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गैरसैंण को जिस तरीके से ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी उसके बाद वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत तमाम जो व्यवस्था है उसको लेकर के सरकार काफी गंभीर है और उसी के तहत जो तमाम निर्माण कार्य हों या फिर तमाम जो व्यवस्था है वो सरकार बनाने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी लिया। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य प्रगति का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसको लेकर जहां हम लोगों ने इस बार के सामान्य बजट में भी काफ़ी प्रावधान किया है। आयुष्मान योजना उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और हमारी कोशिश है कि एक भी कार्ड धारक, जो भी आयुष्मान का कार्ड धारक है, उसको सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों सभी में ठीक से सुविधाएं मिलें। इस क्रम में यहाँ भी मैंने आकर देखा है, इस हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से, नई बिल्डिंग भी यहाँ पर बन रही है और जो आगे निकट भविष्य में जो एक्सपेंशन, जो अन्य विस्तार की आवश्यकता होगी, उस पर हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देंगे कि सारी सुविधाएं इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को, रहने वालों को यहीं पर मिले। अगली खबर का रुख करेंगे। चंपावत के टनकपुर में राज्य स्तरीय सरस मेला आगामी 19 मार्च से आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस सरस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बीच डीएम नरेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के कई राज्यों के लोग सरस मेले में शिरकत करेंगे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के 200 से ज्यादा स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें लोकल फॉर वोकल के तहत उत्तराखंड राज्य के साथ देश के दूसरे राज्य भी अपने लोकल प्रोडक्ट का स्टॉल लगाएंगे, जिसका मकसद स्वरोजगार के साथ साथ स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। जो हमारा आजीविका मेला 2023 है, ये राष्ट्रीय लेवल का मेला है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड दोनों इसको फंड कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे 19 मार्च को सायं 4 से 5 बजे के बीच। तो इसमें हमारे 11 राज्यों से अभी कंफर्म हो गया है और हमारे जो विभिन्न जनपदों से लगभग 90 स्टॉल कंफर्म हो गए हैं। लगभग 200 स्टॉल रहेंगे। इसमें मेला होगा, इसमें झूले होंगे बच्चों के खेलने के लिए और फूड स्टॉल होंगे। तो एक जो टनकपुर और चंपावत के जो हमारी पब्लिक है वो जाके एंजॉय कर सकती है। और वहाँ पे जो हमारी लोकल, इसका मेन है कि जो हमारी उत्पाद होती है, जो महिलाएं समूह जो भी प्रोड्यूस बनाती हैं, शहद अगर बना रही हैं या मूंज घास से टोकरियां बना रही हैं या कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स बना रही हैं या अगर लोहे के कुछ जैसे लोहा काटने प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो हम डिस्प्ले करेंगे। बाकी जनपदों से भी डिस्प्ले होगा, बाकी राज्यों से भी डिस्प्ले होगा। और इसमें हर दिन पब्लिक को एक अट्रैक्शन भी देने के लिए हर दिन स्टार नाइट हमने रखी है। पिथौरागढ़ में करोड़ों की ठगी करने वाले पर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले 18 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अवैध धन से अर्जित ठगों की 6 करोड़ 12,65,775 की संपत्ति को जब्त कर लिया है। एसपी ने बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट, गैस एजेंसी और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड हो रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 18 लोगों में से 11 लोगों की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है। पिथौरागढ़ में जो एक बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट के नाम पे फ्रॉड हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए गए और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी इन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। कुल 18 अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे। इन 18 में से हमने सभी की प्रॉपर्टीज का आंकलन किया था और लगभग 8 डिपार्टमेंट से हमने सभी की प्रॉपर्टीज का डिटेल लिया और साथ ही साथ उनके फैमिली मेंबर्स का भी डिटेल लिया था, जिसमें 11 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी हमें मिली है। उसका जो मूल्यांकन है वो लगभग 6 करोड़ 12 लाख का है और ये सभी डिपार्टमेंट से हम लोगों ने इसका लेखा जोखा तैयार कर लिया है और इनकी प्रॉपर्टी को अब हम लोग जो है सीज कर रहे हैं। थराली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकमात्र ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जिस पर विधानसभा की एक बड़ी आबादी इलाज के लिए निर्भर रहती है, लेकिन संसाधनों के अभाव में देवाल और थराली की गर्भवती महिलाओं को 60 किलोमीटर दूर बैजनाथ, बागेश्वर या कर्णप्रयाग की दौड़ लगानी पड़ती है। लेकिन अब प्रसूता महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। बता दें कि राजकीय अस्पतालों में रखी अल्ट्रासाउंड मशीनों को थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नंदानगर को हस्तांतरित किया जाएगा। विधायक भूपाला राम टमटा ने इस प्रयासों से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।
निश्चित रूप से मैं जब मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनावों के समय गया था, तब से लेकर के आज तक मैंने ये महसूस किया है बहुत लंबे समय से कि हमारे क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति की महिलाओं के लिए, बहू-बेटियों के लिए अल्ट्रासाउंड की बहुत ही असुविधा थी, जिसमें लोगों को दूर-दराज जाना पड़ता था। कुछ लोग गरुड़ जाते थे, कुछ श्रीनगर, ऋषिकेश तक जाते थे और बहुत असुविधा होती थी। कभी-कभार ऐसी घटनाएँ घट जाती थी कि जिसको हम कह नहीं सकते हैं, और ये चिंता मेरी हमेशा बनी रही। इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी का। स्वास्थ्य मंत्री जी के पास में गया तो उन्होंने तत्काल मुझे एनएचएम निदेशक के पास भेजा। तो मैंने उनसे जब अपने इस क्षेत्र की समस्या को रखा तो उन्होंने तत्काल इसमें 2 अल्ट्रासाउंड की हमारे व्यवस्था कर दी है, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी निश्चित रूप से यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की हम देश में इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नारायण जीत ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर जीत ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है और कहा कि लोगों को इन्फ्लुएंजा को लेकर डरना नहीं चाहिए। साथ ही बताया कि अस्पताल में आइसोलेशन के लिए वार्ड भी तैयार कर दिया गया है। मास्क लगाने से चाहे वो कोविड या किसी भी तरीके का वायरस है, तेज़ी से नहीं फैलता है। अगर कोई चीज़ तेज़ी से नहीं फैल रही है तो उसको कंट्रोल करना या उसको मैनेज करना बहुत आसान रहता है। इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट अगर हम सब फॉलो करें तो फिलहाल जो कंसर्न है वो थोड़ा सा एच इन्फ्लुएंजा को लेके है, और उसके लिए हम सबको यही अपील करना चाहेंगे कि आप मास्क ज़रूर पहने और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग इनिशियल कुछ दिनों के लिए मेंटेन करें। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों का पुतला दहन किया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ कांग्रेस विधायकों ने अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पुतला दहन किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ रितु खंडूरी नहीं बल्कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है। कि आज अल्पसंख्यक मोर्चे ने कांग्रेस के 14 विधायकों के सिर लगाकर ये पुतला कांग्रेस का फूका है, और ये गुस्सा हमारी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का है कि एक महिला हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उसका अपमान कांग्रेस विधायकों के द्वारा किया गया है। और दूसरा, ये उत्तराखंड की संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान। उत्तराखंड में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की प्रत्येक जरूरत के लिए काम कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। इस उत्तराखंड की महिलाएं कदापि भी कांग्रेस के विधायकों को इस घोर अपमान के लिए माफ नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ की अगुवाई में भूदसाव आपदा से क्षेत्र को बचाने के लिए महायज्ञ चल रहा है, जिसका अब समापन होगा। वहीं ज्योतिर्मठ प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि इस यज्ञ में हर रोज करीब 16 श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। पूर्णाहुति देकर इस सहस्त्र चंडी यज्ञ का समापन होगा। पिछले लगभग 2 महीने से जोशीमठ की रक्षा के निमित्त ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में ज्योतिर्मठ की ओर से सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा था। 980 से अधिक पाठ कल तक संपन्न हो चुके हैं हमारे आचार्यों द्वारा। सहस्त्र चंडी महायज्ञ आज संपन्न हो जाएगा और कल प्रातः पूर्णाहुति विधि विधान के साथ संपन्न की जाएगी। कोई भी कार्य शुरू करना बहुत कठिन होता है और शुरू करके लंबे समय तक चलते रहना, तो उसमें ये अपने आप में एक विशेष होता है, और वो भी देवी जी का ये यज्ञ। बजट सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक घोटाले का मामला उठाया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही पर उतर आई है और अंकिता हत्याकांड के दोषियों को बचाने में लगी है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। महिला कांग्रेस के द्वारा भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो
विधानसभा का सत्र चल रहा है। जो हमारे अंकिता भंडारी, जो कि एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी और वो नौकरी के लिए बाहर गई थी, और जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई है, तो आज पूरा उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है बहुत अपने को शर्मिंदा महसूस कर रही है। और इस समय महिला कांग्रेस ने ये निश्चय किया है कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो वीआईपी है अगर उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक महिला कांग्रेस हो चाहे उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, आंदोलनकारी महिलाएं आंदोलनरत रहेगी। अंकिता भंडारी का जो हत्या हुआ है वो है क्योंकि अभी तक उस केस को में कुछ भी नहीं हुआ है। जो चार्जशीट मैंने पढ़ी है वो बहुत हल्की बनाई गई है, यानी कातिलों को बचाने की कोशिश की गई है। परिवार को मुख्यमंत्री जी ने उनके घर जाके एक वादा किया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। सबसे पहले तो सरकार को इसमें सीबीआई की जांच तुरंत करनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग ने बंदर पकड़ो अभियान चलाया है। अभियान के तहत लोहाघाट, चंपावत और बूम रेंज से बंदरों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल बंदर किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। किसानों ने कई बार वन विभाग से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है, जिसके बाद विभाग ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत अभी तक जिले से 250 बंदरों को पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। बंदर पकड़ने के लिए लोहाघाट में रेंजर साहब ने बुलाया हमें। काफ़ी लोग परेशान हैं, इसलिए बंदरों का अभियान चल रहा है यहाँ पे लोहाघाट में पकड़ने का। सर पकड़ ली, लगभग हमने यहाँ से 70 बंदर करीब पकड़ लिए। डीएफओ सर के निर्देशानुसार यहाँ पर मथुरा से बंदर पकड़ने के लिए टीम आई हुई है। यहाँ पर विगत 2-3 दिनों से बंदर पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 65 बंदरों को पकड़ा जा चुका है। इन्हें पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में छोड़ा जा रहा है। एक स्थान पर अनावश्यक भीड़ न करें, और कहीं यदि उनको बंदर दिखाई देते, बंदर की टोली दिखाई देती है, तो उसकी सूचना यहाँ रेंज कार्यालय में दें, ताकि हम टीम को वहाँ पर समय पर भेज सकें। अभी तो 2-4 दिन यहाँ चले, उसके बाद बीच में चंपावत में भी इसकी शुरुआत पहले हो चुकी है। चंपावत में भी पकड़े जा चुके हैं बंदर, और समय समय पर ऐसा जैसा डीएफओ सर के निर्देश मिलेंगे, निर्देशानुसार कार्य होता रहेगा। उत्तरकाशी में आईटीबीपी की ओर से वहां के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। युवाओं को क्रिकेट किट और तमाम प्रकार के खेल सामग्री दी जा रही है। आईटीबीपी के ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेलकूद की सामग्री भिजवाई। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और पुलिस कप्तान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने आईटीबीपी मातली का धन्यवाद जताया। वहीं ग्रामीणों में इससे खुशी का माहौल है। सरकार के द्वारा जो प्रथाएं चल रही हैं, जो स्कीम आ रही हैं, उसमें ये है कि स्थानीय निवासियों के बच्चों के साथ उनमें भावना का विकास किया जाए और उनमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, जिसमें से स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले हम इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके द्वारा युवाओं को हम शामिल कर सकते हैं और उनको सम्मिलित कर सकते हैं। उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अनुभव। उससे एक सबसे बढ़िया तरीका हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हम इसके द्वारा करवाया जा रहा है हमारा। उसके अलावा जो गाँव में हमारी जो और स्कीम है, उसको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मसूरी माल रोड का सुधारीकरण जारी है। इसी के चलते जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बता दें कि रोड के सुधारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति धीमी होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने पर्यटक सीजन शुरू होने से पहले मसूरी की माल रोड के सुधारीकरण के लिए कहा है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। काम अभी शुरू हुआ था, जनवरी में शुरू किया गया था और काम की प्रगति जो है हमारी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है, लेकिन बीच में जैसे बीच में होली आ गई थी तो काम थोड़ा रुक गया था और अभी दोबारा यही इंस्ट्रक्शन है कि टाइमलाइन फॉलो करें और जितना जल्दी हो, क्योंकि सीज़न आने वाला है, उससे पहले हमें ये पूरा माल रोड का काम ख़त्म करना है
और मॉल रोड को ठीक करना है। तो पूरी टीम लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे। जैसे अभी कॉम्पैक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो कॉम्पैक्शन का एक सर्टेन टाइम होता है, लेबर बढ़ाने के लिए कहा गया है और जहाँ भी ज़रूरत है लेबर बढ़ाने की वहाँ पे लेबर बढ़ाया जाएगा और काम समय सीमा के अनुसार ही पूरा किया जाएगा। हमारे लिए भी चिंता का विषय है, हमें सीजन से पहले पूरा काम खत्म करना है और आप लोगों के सहयोग से और सभी के सहयोग से काम पूरा होगा। उत्तराखंड प्रशासन ने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए खास अभियान की शुरुआत की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जल्द ही विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा, जिसके माध्यम से आम जनता गड्ढों का फोटो और स्थान ऐप पर पोस्ट करेगा, जिससे विभाग जल्द ही गड्ढे का समाधान कर पाएगी। प्रदेश सरकार की इस पहल की सभी जगह सराहना हो रही है। मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐप की घोषणा कर रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने हेतु आमजन से परस्पर संवाद एवं मार्गों को गड्ढा मुक्त रखे जाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढे की सूचना मैं फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित करेगी। स्थल की लोकेशन की सूचना अक्षांश देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा, जिससे प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किए गए कार्य का विवरण फोटो सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। और मैं समझता हूं कि इससे हमारी उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। आज फुलदेई पर्व पर ये मैं उत्तराखंड को सादर समर्पित करता हूं। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। 25 मार्च तक गेहूं खरीद नीति जारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछली बार की तुलना में 110 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है, जबकि बाजार भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक है। इस कारण इस बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं कम आने की संभावना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से गेहूं खराई स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें हमारी तैयारी चल रही है। अभी 18 तारीख को इस संबंध में एक बैठक बुला रखी, जिसमें सारे एसएमओज और जो क्रय एजेंसियाँ हैं उनको बुलाया है और 25 मार्च तक हमको इसमें मीटिंग करके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी करनी है और जो भी सरकार इसके एमएसपी निर्धारित करेगी उस दरों पे हम लोग खरीदेंगे। और कहीं अच्छे दर मिल रहे हैं तो दूसरी जगह जाने के लिए भी उनका मंच खुला है, वो कहीं पे जाके अपना जसपुर में एसएसपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में नया मोड़ आया। उधम सिंह नगर जनपद के एसएसपी के खिलाफ लाए विशेषाधिकार हनन के मामले में सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने फिर से जांच के निर्देश दे दिए, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। उस विधायक आदेश चौहान के विशेषाधिकार मामले में लगातार अब नया मोड़ आ रहा है और आज जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर साक्ष्य दिए हैं, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी कार्रवाई के और जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से विशेषाधिकार आप पहले भी लेकर आए थे, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया, आज आपने नए तथ्य दिए हैं, क्या कुछ इस पर तथ्य मिला? आज विशेषाधिकार हनन कायदे में सदन का किया है, विधायक का नहीं, लेकिन मैं इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास इसके साक्षी हैं। मैंने 29 नवंबर 22 को विशेषाधिकार हनन लाया था पुलिस एसएसपी के खिलाफ। उसी की जांच माननीय अध्यक्ष महोदय ने कराई और उस जांच की जो निर्णय आया और निर्णय को उन्होंने जो सुनाया, तो उसमें 2 तथ्य जो उन्होंने गलत पेश किए, उसी को मैंने आज पेश किया। उन्होंने एक तो कहा कि मैं 6 साल से गनर विधायक के पास है और उस विधायक को, उसी गनर को। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।